आइए दोस्तों, मैं सिर्फ डॉक्टर सच्चिदानंद फुलेकर, फाउंडर 201 डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर लॉ कॉलेज इन भंडारा and founder in Uttar Nagpur. There is a BRA Law College, Nara Road, Nagpur. Yes, my knowledge is given to the law college about all the things. I am so many things: history, political science, economics, sociology, and all subjects I read, and philosophy and psychology, and so many subjects for the point of view, for the law also, and so many things. The motivation guru and meditation master डॉक्टर सच्चिदानंद फुलेकर अनुभव के साथ में आपका साथी, मैं आपको सुंदर म्यूजिक के साथ में, सुंदर जिंदगी के साथ में आपको अभिनंदन करता हूँ और दुआ देता हूँ। आप भी इस देश के नागरिक हो और इस देश के लिए अच्छे काम करोगे, इस आशा के साथ में, इस विश्वास के साथ में। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आइए हमारे कॉलेज में। आपका हमारा कॉलेज नागपुर का आपका राह दिखता है, वहाँ बड़े बड़े होशियार लोग हैं, ला के अभ्यास हुए, हमारे कई जज हुए हैं, कई वकील हुए हैं, कई शिक्षक हुए हैं, कई फिजिकल शिक्षक, बाहर 10,000 फिजिकल शिक्षक हैं, कई डॉक्टर, कई इंजीनियर, कई नासा में, हर जगह पूरे विश्व में मैरिज ब्यूरो भी हम चलाते हैं। और आपको सुंदर गार्डन में, सुंदर वातावरण के साथ में, हरियाली के साथ में कुछ ला के अभ्यास भी पढ़ाते हैं। तो दोस्तों, एक ऐसा संस्थापक जिसको हर बातों का अभ्यास रखता है, ये तो नाम के संस्थापक और खुद के भी नाम की स्पेलिंग बताए, तो ये तो मैं पसंद नहीं करूँगा। विधिमंडल में जाते हैं और कायदे का अभ्यास नहीं होता। कायदा बदलाओ दोस्तों, जब तक कायदा नहीं बदलाओगे तो कायदे का फ़ायदा नहीं होगा। तो आइए कि कायदे के साथ में कायदे को अच्छे लोगों की ज़रूरत है। आपको लगता है कि नहीं कायदे के अच्छे लोगों की ज़रूरत है? अरे होशियार आदमी रहेंगे बाबा साहब के समान तो कायदा चलाएंगे। जिसको विधिमंडल का अर्थ नहीं समझता, आमदार का भी अर्थ नहीं समझता, वो भी भाई आमदार बन रहा है, तो ये कोई कायदा नहीं है भाई, ये बाबा साहब का कायदा नहीं है, ये तो ये जो लोग बैठे हैं इनका कायदा है। चलो आइए, मैं आपका साथी डॉक्टर सच्चिदानंद फुलेकर। तो क्या है भाई, आइए भाईजान, आपको ले जाता हूँ मैं उस तरफ जहाँ बात है फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 18 Constitution of India, Part 3, Type of Right by Dr. सच्चिदानंद फुलेकर। ओके, वेलकम दोस्तों, आइएगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जय हिंद। और जो आज का जो पॉलिटिकल है, एप्लीकेशन पर होना था लेकिन हेवी तो सर्वस हो गया है। तो फंडामेंटल राइट भाग 1 और 2 को हम भाग 3 को मूल अधिकार के बारे में समझेंगे। फंडामेंटल राइट को मूल मौलिक अधिकार कहते हैं। इसका नाम क्यों करा? तो मौलिक अधिकार क्या है? वो अधिकार होते हैं जो किसी व्यक्ति के लिए, ये सरकार या कंपनी के लिए नहीं है, ये हमारे व्यक्ति पर लागू होता है, पर्सनल पर। किसी व्यक्ति के जीने के लिए इस व्यक्ति से आपके मूल अधिकार छीन लेंगे तो उसकी ज़िंदगी जेल हो जाएगी। जेल में आपके मूल अधिकार छीन जाते हैं ना, आपको घूमने फिरने की, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिलती है, तो आपके 90% मूल अधिकार को छीन जाते हैं। फिर आपकी ज़िंदगी जेल में नरक हो जाती है। तो हम जेल के बाहर नरक हो जाएंगे, हमारी आज़ादी नहीं रहेंगे। तो भैया, ये जीने रहने के लिए प्रकृति का नैसर्गिक कहते हैं। ये मूल अधिकार इसलिए कहा करते हैं, इसे कानूनी अधिकार ये नहीं कहते हैं कि कानूनी अधिकार वो अधिकार होते हैं जो व्यक्ति कोई छीन नहीं सकता, कोई पड़ोसी नहीं सकता, लेकिन सरकार हमसे छीन सकती है। मूल अधिकार वो अधिकार है जो नहीं आपसे कोई छीन सकता है और नहीं सरकार छीन सकती है। तो वैसे अधिकार जो जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, जो नेचुरल है, जो ना पब्लिक छीन सकती है ना गवर्नमेंट छीन सकती है, मुझसे हम मुद्दे अधिकार के नाम से जानते हैं। वो मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लाया गया, ये वहाँ से लिखित
मूल अधिकार है, इसे हम अपने संविधान के भाग 3 में जगह दिए हैं। भाग 3 में आर्टिकल में कहीं ना कहीं हमने जगह दिए हैं, 12 से 35 तक लिखते हैं, हम 11 तक पढ़ा दिए हैं। जिस और एनआरसी एनसीपी एनआरसी हमने पढ़ा है, तो आर्टिकल 12 से 35 तक समझेंगे। भाग 3 जो है ये हमारा को अधिकार देता है, वो अधिकार फ्रांसीस भाषा में मैग्ना डाटा कहते हैं। तो इसका प्रयोग इंग्लैंड में हुआ था। तुम इस डाटा का प्रयोग संविधान के किस पार्ट को मैग्ना कहते हैं? तो मैग्ना कार्टा भाग 3 को कहते हैं। ये फ्रेंच भाषा का शब्द है, ब्रिटेन में इसका प्रयोग मैग्ना कार्टा कहते हैं। मूल अधिकार जरूरी नहीं है, लेकिन आपका अधिकार एक घातक हो जाता है देश के लिए। जैसे हम सरकार का विरोध करते हैं जॉब के नाम से। जवाहर रेलवे एसएससी नहीं हुई थी, रेलवे समझ में आ गया कि भाई स्टूडेंट से बगावत नहीं करना चाहिए। हर एक टीचर ऑफ इंडिया का जो स्टूडेंट से प्रोटेक्ट करता है, ये प्रोटेक्ट केवल एंड केवल स्टूडेंट के बदौलत पर हुआ। हम लोग क्या कर सकते थे? हम आपको आगे ला सकते थे, लेकिन जो चाइना को ये हमला करता है और हर एक टीचर बवाल करे तो ये गलत है। तो इसी को ध्यान में रखकर कुछ नियम बनाए हैं, तो हमारा मूल अधिकार सस्पेंड किया जा सकता है किसी इमरजेंसी के ऊपर में, और ये कुछ सफर के ऊपर में सस्पेंशन निलंबित राष्ट्रपति को होगा। अगर विदेशी कोई आकर्षित करता है तो हमारे मूल अधिकार को छीन ले जाएंगे। तब पब्लिक ने छीन लिया तो परपिशन ने स्पष्ट लिखा है, कुछ ऐसे मूल अधिकार हैं जो दूसरे के अधिकार को छीन लेते हैं, उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर लेते हैं। जैसे 3 तलाक जो तीन अक्षर के छाया में किसी औरत की ज़िंदगी में रह जाती थी। तो हमारा मूल अधिकार ये करता है कि हम वो आपकी ज़िंदगी में कोई बाधा नहीं आएगी, आप जी सकते हैं। लेकिन एक औरत की ज़िंदगी में वो 3 तलाक बर्बाद कर रहा था, इसलिए किसी के मूल अधिकार के लिए समय के लिए रोकना है तो उसके शब्द प्रयोग करेंगे निलंबित, राष्ट्रपति करेगा। कुछ मूल अधिकार समाज को धब्बा है, किसी का नुकसानदायक है, तो कुछ देर के लिए परमानेंटली ये ख़त्म करना चाहिए। तो इसको प्रतिबंध कहते हैं हम, प्रतिबंधक। तो मूल अधिकार कर प्रतिबंधक सदस्य सांसद में कहते हैं। तो जो और उन पर रोक रखा था राष्ट्रपति, और मूल अधिकार पर रोक दिए तो सरकार का विरोध नहीं कोई कर सकता, हम जेल में डाल देंगे सरकार। तब मूल अधिकार का रक्षक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट होगा। तो मूल अधिकार का रक्षा करेगा और प्रतिबंध लगा देगा कि आप सरकार का विरोध क्यों कर रहे हैं। तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे कि हाई कोर्ट जाएंगे, तो आपको मूल अधिकार जो है वो वाद योग है। वाद क्यों भैया? वादिवाद से कर सकते हैं, तो वाद योग ये हमारा मौलिक अधिकार क्या है? कभी हम वादिवाद कर सकते सुप्रीम कोर्ट में, क्या हम इस कोर्ट में प्रवर्तक इन्फोर्स कर सकते हैं? तो क्या हमारा मूल अधिकार परिवर्तनीय मूल अधिकार है? यस, हमारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से इम्पोर्स करा सकते हैं, सरकार के ऊपर दबाव ला सकते हैं। दीजिए मूल अधिकार उसका दीजिए, हम विवाद योग और फोर्स चेक करते हैं। ये कहाँ से मिलते हैं? 12 से 35 तक के मिलेगा। आर्टिकल 12 से 35 उसकी 6 कैटेगरी है। तो पहली कैटेगरी समझते हैं हम, अनुच्छेद 12 से 18 तक समझेंगे। तो अनुच्छेद 12 क्या कहता है? परिभाषा देता है भाई साहब, ये ज़िंदगी जीने के लिए कुछ अधिकार दिए हैं और कुछ अधिकार रोक लगा सकते हैं। और ये सरकार को, ये सरकार के स्टेट को, सरकार का मतलब होता है स्टेट। अनुच्छेद 12 में स्टेट कहा गया है, स्टेट का मतलब राज्य। कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो किसी के मूल अधिकार को छीन रहा हो, मूल अधिकार को रोक रहा हो। वो स्टेट का कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा। स्टेट को लोगों के कानून का डर बनाने के लिए कुछ नियम कानून जरूर बनाएगा। तो अभी स्टेट कौन कर रहा है भाई? गुजरात, महाराष्ट्र की एमपी। तो भाई स्टेट का मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल अथॉरिटीज, लोकल गवर्नमेंट। आपकी मुखिया हो गया, मेयर हो गया, बम्बई का मेयर, कितनी बड़ी बात है, बुलडोजर है वो कोरोना के बिल्डिंग के ऊपर में गिरा दिया, राजनीतिक इधर उधर था, तो भैया 24 में का घर तोड़ देगा। तो ये तो बातें, तो ये पावर है, लेकिन ऐसा भी नहीं करना चाहिए।
तो अनुच्छेद 12 क्या कहता है, जिनको पावर है उन्होंने पावर नहीं देगा तो कोई घर बन देगा, अरे तोड़ दे घर, तो ये चाचा है ये मामा है तो घर बना के सड़क के ऊपर कर रहे हैं तो नीचे से हाईवे ट्रैफिक लगा रहेगा, तो इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट आएगी हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट आएगा, उसके लोकल बॉडी बनाई है। जैसा मैं खुद नगराधीश रहा तो ये रूल मुझे बहुत मालूम है, तो अब मुझे पावर है तो जनता को दबाव बनाने जाना चाहिए। हाँ, जनता ने बिजली बिल है उखाड़ लेंगे, क्योंकि पता है बिजली आ जाएगी, बिजली बिल मत दीजिए। अगर हम बिजली बिल का अधिकार देंगे, बिजली का बोर्ड के लिए अधिकार देना पड़ता है, वो बिजली का बोर्ड को, ONGC को भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके पास में बहुत सारा अधिकार है, जिस पर बहुत सारा अनुच्छेद 12 कहता है व्यक्ति का मूल अधिकार है, वो अन्यथा बिना वजह से छीन नहीं सकते। लेकिन समाज को अच्छे ढंग से नियम कानून से चलने के लिए कुछ आप नियम कानून बना सकते हैं। कौन बना सकते हैं? स्टेट बना सकता है। संविधान कौन बनाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट को कहता है, लोकल गवर्नर को करता है। जब जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है, एक स्टेट है, वहाँ एयरपोर्ट रहता है, वहाँ पर ज़मीन रहती है, तो पर्सनल लॉ नहीं बना सकते अपन कि जहाज जो आएगा और पायलट खुदेगा कहाँ उतारूँ, ए महाराज चलो पीछे चलो, ये नहीं भाई। तो कुछ अथॉरिटी देना ज़रूरी है। स्टेट का मतलब ये मत समझिए यूपी बिहार है, इस संविधान की भाषा कुछ अलग होती है। ये हमारा संविधान का अनुच्छेद अब अभी 13 देखते हैं अपन, आर्टिकल 13। तो अनुच्छेद 13 क्या करता है? अल्पीकरण कहता है, डेकोरेशन। तो डेकोरेशन क्या है भाई? मूल हमारा अधिकार जो है जो बहुत अच्छा है, लेकिन हमारा मूल अधिकार से, हमारे अधिकार से किसी की तकलीफ होती है तो फिर हमारा मूल अधिकार नहीं है। अभी हमें व्यक्ति की आज़ादी है, हम कुछ भी बोल सकते हैं, हाँ, तो हम तो कुछ भी बोलेंगे तो उसकी भी तो आज़ादी है। तो भैया अनुच्छेद 13 बोलते हैं आपके अधिकार को घटा जाएगा क्योंकि असंगत हो जाएगा, इनकॉन्स्टिट्यूएंट। इनकॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब क्या होता है? दूसरों को तकलीफ पहुँचाने वाला लाभ। जैसे हमको अधिकार है गाड़ी चलाते हैं, अगर कोई गाड़ी चलाएंगे किसी के ऊपर चलाएंगे तो भैया गाड़ी सिस्टमेटिक चलाओ, किसी के बेडरूम में गए क्या कर रहा है, ऐसा नहीं होता भाई। तो यह कहता है कि आपकी आज़ादी है, याद रखिएगा ये आज़ादी जब तक के है दूसरों को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहिए। तो इसमें एक चीज़ ध्यान में रखिए, हमारा संविधान जो लागू हुआ वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ये अनुच्छेद 13 कहता है, इसके पहले बहुत सारे कानून बने थे, वो कानून अभी भी लागू रहेंगे। जैसे IPC की धारा वो 1860 की है, वो अभी भी लागू रहेंगे। संविधान के पन्ने से प्री कॉन्स्टिट्यूशन कोई कानून बना है तो वो लागू रहेगा, बसंते वो कानून वर्तमान संविधान में दिए गए मूल अधिकार को डिस्टर्ब नहीं कर रहा हो। जैसे पर्सनल लॉ, पर्सनल लॉ क्या होता है भाई? हिंदू मुस्लिम के लिए अलग कानून है, इसमें हर चीज़ें अलग अलग लिखी है। तो इसी पर्सनल लॉ में मुसलमान एक कानून लगाएगा, इस्लामिक कानून लगेगा, हिंदू को हिंदुज़म के कानून लगेंगे। तो इसीलिए गवर्नमेंट कह रही है एक समाज सेविंग कानून लाएंगे जो हिंदू मुस्लिम दोनों फॉलो करें। इसी फॉलो को क्या गया है पर्सनल लॉ, ये इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। अनुच्छेद 13 कहता है छेड़छाड़ नहीं करेगा। तो इसी पर्सनल लॉ में 3 तलाक, अब 3 तलाक में सायरा बानो ने केस कर लिया। सायरा बानो ने, वो मौलाना लोग पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट में, बोले है क्या पगला हुए क्या? तो पर्सनल लॉ का मैटर है भाई, आप कहाँ से घुस गए? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाँ भैया आपको समझता नहीं खान साहब, ये पर्सनल लॉ 1936 में बन गया था, 3 तलाक का नियम ये 1937 में चल रहा है, संविधान से पहले। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा खान सर का क्लास देख लीजिए, उसमें स्पष्ट बोला गया है संविधान के पहले जो कानून रहेंगे बशर्ते वो किसी के अधिकार को न छीनते हुए तकलीफ अगर देते हैं तो वो अच्छी बात नहीं है। पुरुष को 3 तलाक, वो पुरुष को अधिकार दे रहे, लेकिन कितने महिलाओं की लाइफ खराब हुई है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में कहा आपका पर्सनल लॉ रहेगा, लेकिन पर्सनल लॉ में जो तलाक के जो है वो ख़त्म हो गया। जनता को लग रहा 3 तलाक ख़त्म हो गए। 3 टाइप का तलाक है, तलाक हसन, तलाक बितन। तलाक बितर में था जो असंवैधानिक था और उसे दिया गया है ना कि 3 तलाक को। तो आगे 25 को हम समझाएंगे।
अभी अनुच्छेद 13 है, तो पहले कानून था, एजुकेशन था, तो छोटी जाति के लोगों को, दलित रहेंगे, वो क्लास में नहीं घुसेंगे, वो बाहर पढ़ेंगे। तो आपको बताइए, वो कानून था वो अभी लागू रहेगा? ख़त्म किया गया। तो अनुच्छेद 13 को, पहले जो कानून थे जितने भी थे वो लागू रहेंगे, लेकिन अभी के कानून को तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे। यही 13 बहुत ज़रूरी है। तो ये सरकार भी ध्यान रखेंगी, बाद में भी ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो उसके मूल अधिकार को छीन लेगा। अब पता चला कानून, सरकार कानून बनाती है, आप सरकार पर सवाल नहीं उठा सकते। अरे भाई सरकार, अनुच्छेद 13 है, अब पहले का ऐसा कोई कानून है नहीं, बाद में का ऐसा कोई कानून है। ये भीमराव अम्बेडकर का, बहुत बड़ी बाबा साहब के एक कानून है। तो बेहतरीन ढंग से संविधान लिखा गया है भाई। शायद तुम्हारी हर तकलीफ को कंबल जवाब ढूंढूंगा, वक्त मिले तो मुझे पढ़ना, मैं भारत का संविधान हूँ। सैल्यूट करते हैं हम उस संविधान को, सैल्यूट करते हैं हम उस संविधान को जिसने लिखा संविधान को। अरे हर अन्याय सहन किया, हर बातें सहन किया, जिसको खुद को पीने को नहीं मिला, पढ़ाई करने को नहीं मिला, वो विश्व रत्न बना, उसे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर कहते हैं। वही संविधान है भारत का। नेता है ना जो भाई संसद में बेच दिए रहते आपको। अगर ये संविधान 13 रोक के रखता, बैठ नहीं सकते। आपको बहुत वाकई समझिए, जो संविधान बनाने वाले थे वो ईमानदार थे, नहीं तो अभी तो संविधान दे दीजिए पूरे भारत देश को खा डालते। अनुच्छेद 13 उनको रोकता है। ये अल्पीकरण है, जब आप दूसरे को तकलीफ देने लगते हैं। आर्टिकल 14, तो भैया देखो, अभी आर्टिकल 14 देखो। तो ये बड़ा इंटरेस्ट का विषय है, और मेरा गला भी थोड़ा बैठ गया है यार। कोई बात नहीं, चलता है भाई, तुम्हारे लिए थोड़ी मेहनत लेता हूँ। तो कानून की सम्मत समानता, EBL, चलो इसमें भी देखेंगे अपन। तो थोड़ा थकता तो है आदमी। अभी एकदम से एक ही दिन में मैंने पूरा ला पढ़ा दिया, 7 चैप्टर लिया। तो चलो कोई बात नहीं, थकना कोई बात नहीं। UPSC में कई क्वेश्चन पूछते हैं, इसमें 2 तरह की बातें करेगा है। कानून के सम्मत समानता, EBL, कानून के आगे सब बराबर है। कानून को पट्टी लगी रहती है, तलवार लगी रहती है, पट्टी लगाती है। हमारे आँख पर पट्टी है, हम राष्ट्रपति हो कि चपरासी हो कि ऊँचे जाति हो कि दलित हो, मुस्लिम हो, जैन हो, अपन हो, छपाक दिशा काट देंगे। कानून के सम्मत में समानता, इक्वालिटी बिफोर लॉ, अपोजिट में सामने, कानून के सामने सब बराबर है। ये बातें किसने किया था? A.V. डेसी एक बहुत बड़े शास्त्री थे, उन्होंने ये बातें कही थी। UPSC का क्वेश्चन है, तो UPSC का कानून के समान समानता, इसी को पाला गया ब्रिटेन में। कानून सबके लिए बराबर है, वो रानी होगा उसके लिए और प्रधानमंत्री के लिए भी, लेकिन अमेरिका लोगों के लिए गलत है। कानून सबके लिए बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे पुनी 5 साल का लड़का है, 5 साल का लड़का है और वो 20 साल का लड़का है, क्या एक ही कानून दोनों को लगेगा? 5 साल के लड़के को आधा लगता है टिकट, और 20 साल के लड़के को पूरा लगता है। अब अगर कोई सुप्रीम कोर्ट में केस ठोकेगा इस आधार पर कि सुप्रीम कोर्ट आप बहुत बड़े कानून के रक्षक हो, तो यह बताइए भाई, तो हम वो 20 साल का नागरिक है, वो भी भारत का है, 5 साल का भी एक आधा है, तो हम लोग क्यों लग रहा है भाई? हाँ, टिकट तो दोनों को। अमेरिका के संविधान में लिखा है कानून का समान संरक्षण, यानी अगर आप बड़े हैं या छोटे हैं, अगर कोई गलत करते हैं तो सज़ा आप दोनों को बराबर मिलेगी। कुछ हद तक देखे जाएगा, क्लासिक भी के देखे जाएगा कि महिला को फांसी नहीं लगी। कोई डिफरेंस ये इसको करना ठीक है कि समाज को एक बेहतरीन बना के रखो। देखो, ये लड़का लड़की शादी करके देखो, उसके बाद में लड़की आप पकड़ेंगी कोर्ट में आकर, क्या कहेगी? हमको बहला प्लस कर ली जाए। किसी लड़का को बहला पुसा कर ले जाते हैं, चलो भाग जाते हैं। हाँ, नहीं ऐसे नहीं भाग सकते, कोई लड़के को लेकर भागेगा। किसी लड़की को लेकर भाग सकते क्या? उसकी उम्र कितनी है? हाँ, और इसलिए किसी लड़की को लेकर अगर भागे भी तो उसकी बुद्धि है। हमारा कानून समान सारा
बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी नहीं कि सब पर कानूनी बराबर रखे, थोड़ा सख्त कर दीजिए, थोड़ा कम कर दीजिए। उसका मकसद है हिंदुस्तान को अच्छा रखना, तो इसीलिए थोड़ा भी ऊंच नीच हो जाता है तो लड़का लड़की भाग जाएंगे कोर्ट में। लड़का को ज़्यादा बोले, लड़की जो बोलती है वो सही होता है। इसे क्यों रखा गया है, एक तरह से ज़रूरी है, क्योंकि बराबर कर देंगे ना, सामान में डिसबैलेंस हो जाएगा। तो राष्ट्रपति और राज्यपाल, इन पर कानून नहीं लगता, सामान्य पर नहीं लगता, क्योंकि राष्ट्रपति पर मर्डर कर देगा तो सज़ा नहीं दे सकते, राज्यपाल मर्डर कर दे सज़ा नहीं करते। हाँ, आप पर उन पर फाइन लगा सकते, फौजदारी का मुकदमा नहीं लगा सकते, आप सिविल मामला दर्ज कर सकते हैं, एक कंपनसेशन कर सकते हैं, जुर्माना लगा सकते हैं। इसका और एक रीज़न है, आप राष्ट्रपति को 10 साल का जेल होगा, कोई दिक्कत नहीं। राष्ट्रपति को निसंदेह है 71 के उसे माफ़ कर देगा। सुप्रीम कोर्ट में 20 साल को सज़ा हो सही करेगा, मैं अपनी सज़ा को माफ़ करता हूँ 71 में। तो राज्यपाल को भी आपने सज़ा देंगे तो उसको 162 का अधिकार है, तो संविधान वाला कितना होशियार है, हाँ, ये सज़ा माफ़ करेगा। तो राष्ट्रपति और राज्यपाल, फिर बाबा साहब ने राजेंद्र प्रसाद में लंबी बहस हुई तो वहाँ लिखा गया इनको सज़ा तब तक नहीं सुनाई जाएगी जब तक अपने पद पर है। अगर राष्ट्रपति का पद खत्म हो गया, राज्यपाल का पद खत्म हो गया, तो उनका अधिकार खत्म हो गया, फिर उनको सज़ा दो। कितना अच्छा संविधान है यार, आप समझ लो। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री किसी को भी छूट नहीं है। छूट कब तक है, तुम बेटा अपने पद पर हो तब तक के छूट है, पद पर हट जाओ फिर दिखाते तुम्हारे को क्या है। तो कानून समानता, कानून का समान समर्थन अमेरिका से आए हैं, हम 80% फॉलो करते हैं, ये ज़्यादा फॉलो करते हैं, ये रीजनेबल है। कानून के समान समानता, कानून के विधिक समानता ये ब्रिटेन से आया है, हम इसको 20% फॉलो करते हैं। यूपीएससी में कई बार पूछते हैं ये वाला क्वेश्चन, तो आर्टिकल 15 आरक्षण, अनुच्छेद 15 क्या कहता है, कोई भी केंद्र सरकार या राज्य सरकार या हिंदुस्तान का कोई भी आदमी व्यक्ति किसी दूसरे के साथ में भेदभाव नहीं कर सकता। उसका धर्म क्या है, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता, ये गलत है। जाति के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते, किसी उच्च जाति वाले को, इस समाज में जाति धर्म है, तो संविधान के इसमें वंश क्या है, किसी से खानदानी दुश्मनी है तो इस पर आरोप नहीं लगा सकते। अब आप जब 1857 की क्रांति हुई थी तो मध्य प्रदेश की जो सिंधिया घराना था, उन्होंने अंग्रेज़ों को साथ दिया था, अंग्रेज़ों को पैसा दिया, अंग्रेज़ों को तुम भारतीय को मारो, ये हाल हो गया था। तो आज उसी वंश के ज्योतिरादित्य आदित्य सिंधिया अब बीजेपी में है, कल कांग्रेस में था, वो कहाँ जाएगा उसका कोई पता नहीं है। लेकिन तुम्हारे वंश वालों ने ऐसा किया था, गद्दारी किए थे सिंधिया लोगों ने, लेकिन जा रहे तो आप दक्षिण में हैदराबाद में जाइएगा, अशोक ओवैसी उनके पूर्वजों को देखेंगे, ये भी अंग्रेजों लोग के गुलाम थे, बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया, हाँ उदय वो भी माने, तो अभी बराबर हो गया। वंश के नाम से कोई भेदभाव नहीं करेगा। अगला होता है लिंग के भेदभाव। लिंग मतलब ये होता है कि लड़का है कि लड़की है, इस आधार पर भेदभाव नहीं होता। आज भी समाज में पुरुषों को ज़्यादा वैल्यू होता है, महिला को कम होता है, लेकिन संविधान ये कहता है अगर कानूनी रूप से आप पकड़े जाए तो आपको छोड़ा नहीं जाएगा। सामाजिक कर्तव्य से बनता है, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। जन्मस्थान के आधार पर भी भेदभाव नहीं होता है। बिहारी पर बाढ़ जाए तो बिहारी है कर तू, तो जन्मस्थान के जक्ष में। महाराष्ट्र में ये समस्या बहुत है, बिराई मराठी भी, ये राज ठाकरे टुकड़े, ये अच्छी बात नहीं है, ये पोट्टेशाही की बात है। हाँ, तो अगर ज़्यादा करोगे तो सज़ा हो सकती है, लेकिन हम डरते हैं इनकी गुंडेगिरी के कारण। तो भैया कोर्ट अंधा नहीं है, हाँ हमको साबित करो, कोर्ट में वही सही है जिसे साबित कर दिए वही आपने गलत है। कोर्ट में सही गलत नहीं चलता है, कोर्ट में होता है साबित किस चीज़ को करता है। तो ये हो गया इन पर आधार पर भेदभाव। तो इन्हीं पर लिखा गया है आप पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं, कि भलाई के लिए आप भेदभाव कर सकते हैं, तो इसको पूरा नहीं माना जाएगा। जैसे हेवी ड्यूटी और महिला को जो है रोक दिया जाता है कि लिंग के आधार पर क्यों भेदभाव कर रहा है, अरे वो पॉजिटिव काम के लिए कर रहा है। अब बॉर्डर पर चाइना पर तो वहाँ जाकर क्या बोलेंगे, एक पुरुष को रखेंगे पुलिस पुरुष को रखेंगे, क्योंकि
सुप्रीम कोर्ट पर कह दे रहा है यहाँ भेदभाव हो रहा है, महिला को जाने दीजिए। अरे महिला को नहीं रखते थे भाई, फिजिकली कुछ प्रॉब्लम है, ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आप समझते हैं। तो पॉजिटिव की वजह से भेदभाव कर रहे तो गलत नहीं है। यही बात आता है आरक्षण में। अब आरक्षण को समझिए। आरक्षण शब्द आते ही हिंदुस्तान में एकदम पागल हो जाते लोग। जिन्हें आरक्षण लग रहा है मेरा, उनको आरक्षण सही लग रहा है, और जिन्हें आरक्षण नहीं मिल रहा है उनको लग रहा है आरक्षण गलत है। ये किसी एक दूसरे को बात नहीं चल रहे, एक बोलता है ख़त्म करो, एक करो नहीं तो। अरे दिमाग लगाओ भाई साहब, आरक्षण गलत रहता तो सुप्रीम कोर्ट अभी तक के गलत कर देता। जब समझता नहीं तो ये बात में आप किस तरह बातें करते हो? आज आरक्षण के पॉइंट पर मैं एक घूमते घूमते एक डॉक्टर लेडीज़ के साथ में बैठा, वो मुझे कहने लगी, अरे क्या सर इस देश में आरक्षण है, आरक्षण के कारण आज इतना प्रॉब्लम है कि यहाँ बहुत सारे लफड़े होते हैं। अरे भाई, आपको इस देश में सिंधी प्रांत से आप आए, पाकिस्तान में थे, आपको इस दिन में संरक्षण मिला, आपको न्याय मिला, और आप आरक्षण को ऐसे बोलते हो? तो अननॉलेज इज़ वेरी डेंजरस, लिटल नॉलेज इज़ वेरी डेंजरस। तो भैया, समाज में कई तबके के लोग रहते हैं, कई घराटे वैरायटी के लोग रहते हैं। जैसे ये देखिए, आरक्षण कहता है ये जो लोग बड़े हैं उनको आगे बढ़ने दिए, उन्हें नहीं रोकते, लेकिन जो लोग छोटे हैं उनको आगे बढ़ाइए, जो पीछे से प्रताड़ित हो रहे हैं। आरक्षण कितना ख़राब होता है। मूल आकार में एक कानून होता है केरल में, जिसे दलित महिला ने अपना ऊपर का स्तर नहीं रख सकते थे, ऊपर का आदमी खुला रखते थे। हद इतनी हो गई कि टैक्स लगाया जाता था कि अगर छोटा स्तर है तो कम टैक्स, अगर बड़ा स्तर है तो ये हिंदुस्तान का नियम है। देखो केरला में अगर बड़े दूधू है ये मौन, तो उन पर अच्छा नहीं लगता बोलना। अगर छोटे हैं तो उस पर कम टैक्स लगाओ, और बड़े हैं तो उसको ज़्यादा टैक्स लगाओ। क्या है? देखो साला क्या है, ये हिंदुस्तान की संस्कृति बहुत अच्छी रही है, लेकिन कुछ मोर के पड़ा है कि सती प्रथा हो गया, ये छुआछूत हो गया, ये हिंदुस्तान में हिंदुस्तान बन गया। आरक्षण ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, ये किसी के आगे को बढ़ रहे को रोकता नहीं है कि तुम आगे बढ़ो, जो पीछे हैं कि तुम आगे चले जाओ। और क्या होता है यहाँ पर, ये निगेटिव दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया जाता है। अगर ये गलत रहता तो सुप्रीम कोर्ट तो रोक ही देता आपके हिसाब से। दुनिया में अभी हिंदुस्तान की बात करते हैं, अरे हिंदुस्तान नहीं भारत की बात करते हैं, ये खुद गवर्नमेंट हो चुकी है। तो क्या बोले थे भाषण में, आरक्षण ख़त्म नहीं होने देगा मन से। अभी खुद मोदी जी ने आरक्षण बढ़ाया। क्यों बढ़ाया? कि उनको कायदे में आता है वो, आप किसी को दोष नहीं सकते। हर आदमी को चुनाव जीतना है भाई, आरक्षण खत्म जाएगा तुम चुनाव में आ सकते हो। आरक्षण की जब बात आती है, जब तुम विरोध करते हैं, आरक्षण क्यों है? क्योंकि जाति है, जातियाँ ख़त्म कर दी ना, आरक्षण का प्रभाव ख़त्म हो जाएगा। मेरा प्रिय ऑनर है, जात न रहेगा ना कुछ रहेगा, तो बचेगा गरीब कौन है? यहाँ पर वो आरक्षण नहीं, जाति नहीं रहना चाहिए। तो ज़्यादा समझदार तो सुप्रीम कोर्ट होशियार है, वो उनको सब समझता है। एक पितृ समाज को आगे करने के लिए जिस समाज को आरक्षण प्राप्त है, उस समाज को मंदिर घुसने के लिए रोकता, भेदभाव करता। बिहार के मुख्यमंत्री जब सीतारमण जी थे, तो बिहार का मुख्यमंत्री उस राज्य का सबसे बड़ा पावरफुल होता है। जब मंदिर में पूजा करने जाता है तो जाने के बाद मंदिर के बंद कर दिया था। ये निगेटिव सोच के डिस्क्रिमिनेशन है, उसको आप निगेटिव कर रहे हो। और आरक्षण देना क्या है? ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, ये हमने कर रहे, संविधान कह रहा है। हम जो आपको बता रहे हैं संविधान के हिसाब से बता रहे हैं। जिससे आरक्षण नहीं मिल रहा है वो मेरी बात, सुप्रीम कोर्ट की बात सुनेगा ही नहीं। वो दिमाग में बैठा है हमारा विरोध करना है, और जिसको मिल रहा है वो दिमाग में बैठ रहा है कि हमको मिलना चाहिए। बहुत ऐसे दलित मुख्यमंत्री हुए जिससे आरक्षण मिल रहा है, बहुत सारे मुख्यमंत्री हुए जिसे पद में जाया जाता है। तो जब तक जाति रहेगी तब तक जाति के आधार पर आरक्षण बना रहेगा। सबसे पॉजिटिव तो ये है, आप जाति को ख़त्म करो, कॉमन कर दीजिए। हाँ, जैसे टाइटल होता है फिक्स होता है कि ये जब तक जाति रहेगा आरक्षण रहेगा। आरक्षण का मेन मकसद है पॉजिटिव डिस्क्रिप्शन। अब आगे समझते हैं अनुच्छेद